नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद सर आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिटलान में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज की जो हमारा विषय है वर्कशीट का वो सामाजिक विज्ञान है और इतिहास विषय की ये वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 5 है, डेट 4/8/2021 को की जो है ये वर्कशीट है। और आप बच्चों को पता है कि ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगातार आप बच्चों को भेजी जा रही है। ठीक है, और आज की जो वर्कशीट है वो है कक्षा 8वीं की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो पाठ 2 पर है, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, और जिसका उप विषय है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में अवगमन। ठीक है, तो देखते हैं वर्कशीट में कि क्या क्या नई जानकारियां हमें इतिहास के बारे में इस वर्कशीट से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक कुछ चीज़ बताई गई है इस बॉक्स में। ठीक है, जिसमें बताया गया कि औरंगज़ेब जो था ये मुग़लों का आखिरी बादशाह था, आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ठीक है, जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। ठीक है, तो औरंगज़ेब जो था, देखिए मैं इसकी अगर फ़ोटो दिखाता हूँ औरंगज़ेब की आपको, तो ये देखिए ये औरंगज़ेब है बच्चों। ठीक है, ये औरंगज़ेब है और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 में। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद जो मुग़ल साम्राज्य था वो काफ़ी जो है कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले शासक थे वो इतने ताकतवर नहीं थे कि वो अपने साम्राज्य की हिफाजत कर सके। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद और भी कई सारी घटनाएं हुई जिनका आगे हम जिक्र करेंगे। चलिए देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, जब औरंगज़ेब मर जाता है, तो उसके बाद अंग्रेज़ जो है वो एक ताकत के रूप में उभरते हैं। एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे देश के नीति निर्धारक बन बैठे। और ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बताई गई है। ठीक है, तो एक नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मैं इसका एक चित्र आपको दिखाता हूँ। आप बच्चों को ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्र जो है ये देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वो लोग हैं। ये देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है लोग हैं जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब औरंगज़ेब मर जाता है तो जो दूसरे राजा होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो ये व्यापारी के रूप में आए तो भारत थे, लेकिन बाद में ये हमारे देश के नीति निर्धारक बन जाते हैं और हमारे देश पे राज करने लगते हैं। दूसरे राजाओं को युद्ध में हराते हैं और उनके साथ फिर समझौता करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है वर्कशीट में। देखिए, तो 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी जिसने 1600 ईस्वी में किससे, अपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार करने के लिए एक चार्टर यानी इजाज़तनामा प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके अनुसार कंपनी पूर्व में व्यापार का एक अधिकार कंपनी को जो है मिल गया, यानी इंग्लैंड की और कोई कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको महारानी एलिजाबेथ से पूर्व के क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति मिल गई, और दूसरी जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी जो है वो प्रतियोगिता नहीं कर सकती थी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखिए, इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंचे कीमतों पर बेच सकती थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अधिकार मिल गया था कि वो समुद्र पार जाके नए इलाकों की खोज कर सकती है, वहाँ अपनी चीज़ें सस्ती मात्रा पर चीज़ें खरीद सकती है और उनको ऊँचे दामों पर बेच सकती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं,
लेकिन शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकत फ्रांसीस, डच, पुर्तगाल को यूरोप के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सके। देखिए, जो अंग्रेज़ थे इनसे पहले भी यूरोपीय जो ताकतें थी वो हिंदुस्तान में आना शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं पुर्तगाल की, पुर्तगाल, जो पुर्तगाली थे ये सबसे पहले भारत में आए, फिर इसके बाद आते हैं डच, फिर अंग्रेज़ और फिर फ्रांसीसी। ठीक है बेटा, तो अंग्रेज़ों का जो क्रम था भारत आने का वो तीसरे नंबर का था, थर्ड नंबर का था, और उससे पहले भी 2 व्यापारी कंपनियां जो है वो भारत में आ चुकी थी व्यापार के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगाली ने गोवा पर अपना ठिकाना बना लिया था, क्योंकि गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अंडर में आ गया था और पुर्तगाली अंग्रेज़ों से पहले आए थे, इसीलिए गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया था। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखिए। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की जो है वो ज़बरदस्त मांग थी। तो यूरोप के बाज़ारों में ना केवल सूती कपड़े और रेशम की मांग थी, बल्कि काली मिर्च, मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी, जिसको ऊंचे दामों पर व्यापारी लोग अपने देश में जाकर बेचते थे। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब ये सारी कंपनियां पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, जब ये सभी कंपनियां आपस में व्यापार करने भारत में आएंगी तो इससे क्या होगा, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो इनसे इनके आपस में प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ने लग गई और भारत में इन वस्तुओं की कीमत क्या हो गई, महंगी हो गई, और अंग्रेज़ और दूसरे जो लोग थे उनका मुनाफा घटने लगा। ठीक है, तो जब बाज़ारों पर जो इन लोगों ने कब्ज़ा करने की सोची, जो एक वो कंपनियां थी, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम बाज़ारों पर कब्ज़ा करें, भारत के बाज़ारों का पर जो है कब्ज़ा करें। तो ये एक होड़ मच गई और इन कंपनियों के बीच जो है वो लड़ाई क्या हो गई, शुरू हो गई। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, और धीरे धीरे इनकी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में जो स्थानीय शासक थे वो भी शामिल होने लग गए। ठीक है, तो देखिए मैं एक चित्र आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये एक स्थानीय शासक की लड़ाई का चित्र है, जिसको जो है हराया गया है, यहाँ पर इनको हराया गया है लड़ाई में। तो स्थानीय शासक भी जो है वो व्यापारी लोग, जो ये यूरोपीय कंपनियां थी, इनके साथ लड़ाई में शामिल हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे बोला जाता है, उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। ठीक है, तो बंगाल के सूबे की बात की जा रही है। देखिए 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई, जहां से निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता। तो 1651 में अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ लगी, हुगली नदी के किनारे। और ये हुगली कहाँ है, ये नदी जो बहती है ये है कलकत्ता में। ठीक है, तो इस नदी के किनारे इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है, जैसे जैसे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में कहते हैं, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने की जो है इनको प्रेरित किया। ठीक है, तो ताकि कंपनी के लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, 1996 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी खरीद ली। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 3 गांव की ज़मींदारी को खरीद लिया। ठीक है, जिसमें एक गांव, देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक गांव कलिकत्ता था, जो बाद में क्या बना, वो बाद में बना कलकत्ता, जिसे अब कहा जाता है कोलकाता। तो इस कोलकाता की जो सूबेदारी जो थी वो कब खरीदी गई थी, वो खरीदी गई थी 1698 में मुग़ल अफसरों से अंग्रेज़ों ने खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहता है, देखिए कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से फरमान प्राप्त किया और जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। जो औरंगज़ेब था, कंपनी ने उनसे फरमान प्राप्त कर लिया। अब कंपनी को किसी तरह का कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी और कंपनी डायरेक्ट व्यापार कर सकती थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, यह अधिकार सिर्फ
कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। तो जो कंपनी थी, कंपनी के जो अफसर थे वो भी भ्रष्ट हो गए थे, वो अपना निजी व्यापार करते थे और किसी तरह का कोई भी टैक्स सुल्तान या राजा को नहीं देते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था, इस वजह से जो राजा होते थे, राजा जब राजा को टैक्स नहीं मिलेगा तो राजा और कंपनी के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, है ना बेटा। तो इसीलिए कई सारे राजाओं और कंपनी के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, जिसमें सबसे फेमस जो थे वो बंगाल के जो नवाब थे, जिनको बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, इनका नाम भी शामिल होता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपनी का विरोध किया। क्यों? क्योंकि कंपनी बिना टैक्स दिए व्यापार कर रही थी और ये बंगाल के जो कौन थे, ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी का धीरे धीरे जो है वो प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन में कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के एकाधिकार चार्टर से जो है उसको क्या फ़ायदा मिला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। देखिए इसका आंसर यहाँ से लिखते हैं हम, कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। तो ये आपका उत्तर नंबर है 1। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में जाकर बेचना चाहते थे और धीरे धीरे उनका मुनाफा क्यों कम हो गया। ठीक है, देखिए इसका आंसर इन दोनों पॉइंटों में है, तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है इसका आंसर। तो ये है आंसर आपका, आंसर नंबर 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहता है आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए ये आपको खुद लिखना है, ये आपका होमवर्क है जो आपको खुद लिखना है। तो सभी बच्चे इसका आंसर अपनी तार्किक जो क्षमता है उसके आधार पर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है ये हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप बच्चों के लिए बना सकूं। बेटा देखिए एक चीज़ हम चाहते हैं कि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं आप बच्चों के लिए, वीडियो बना रहा हूं डेली, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक दीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है अपने कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगली वर्कशीट पे। थैंक यू।